पीरियोडिसिटी चैप्टर में सबसे पहले आती है हिस्ट्री, जो मैं नहीं पढ़ा रही। डेबोर्नियर ट्रायड क्या है, मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है, वो आप खुद देखेंगे। उसके बाद आता है 4 हिस्सों में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करना। मैं वो इनडायरेक्टली कराऊंगी, डायरेक्टली नहीं। एस ब्लॉक पर चैप्टर पढ़ लिए, उस पर पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, वो भी मैं नहीं करा रही। मैं सीधे किस जगह से पकड़ना चाह रही हूं, वो है साइज। लेकिन साइज से पहले मेरे को स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर करना है। जब हम पीरियोडिसिटी पहली बार पढ़ते हैं तब क्या होता है बच्चों, तब साइज वगैरह करने के बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कहीं जाके स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है। तब तक स्क्रीनिंग इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस मिस हो जाती हैं। तो मैं साइज से स्टार्ट करूं उससे पहले मेरे को स्क्रीनिंग इफेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा के फिर साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसकी एप्लीकेशन जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वगैरह वगैरह होता था, पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल, और ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स का नेचर, वो सब कुछ करेंगे। वही इन 5 पेजेस में दिया है। आपको पसंद ना आए ये नोट्स कि नहीं मैम हम अपने बनाएंगे, इस छोटे चैप्टर के आप अपने ट्राई कर सकते हैं। I have included a lot of information of P block and D and F block which we were not able to do when we were in class 11th. सबसे पहले आती है कॉन्फ़िगरेशन। करा नहीं रही मैं, ना करना ये नोट, इस पे चैप्टर पढ़ लिए। P ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, S की तो मैंने लिखने की जहमत भी नहीं की है। D ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन तो चैप्टर पढ़ डाला, ये होती है, राइट। F ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट व्हाट वी शुड डिस्कस टुडे। इसके बाद सीधे मेरा टारगेट एरिया शुरू होता है। पहले मैं स्क्रीनिंग बताऊं, उसके बाद साइज बताऊं, क्योंकि एक्चुअली में साइज में स्क्रीनिंग प्लेज अ रोल। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट को किससे डिनोट किया जाता है? सिग्मा। ऑल्दो ये बॉन्ड के लिए भी यूज करते हैं, बट एक स्लैटर रूल एक जमाने में होता था जो अब सिलेबस से कट गया है, वहां पर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू तक कैलकुलेट करते थे, बट अब वो इवन एडवांस से भी काट दी गई है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं। किससे? न्यूक्लियस से। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन किए बैठे हैं, शील्ड किए बैठे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज वहां ना पहुंच पाए, हम रोक दें। किस चीज से रोकते हैं वो? अपने आपस के रिपल्शन से। अपने आपस के रिपल्शन से, क्योंकि असर्शन रीजन मेरे लिए बहुत समस्या बनेगा। हाँ रख दो वहां पे। आपस के रिपल्शन से। आपस के रिपल्शन से रुकता क्यों है जेड, मतलब न्यूक्लियर चार्ज वेस्ट हो जाता है उस आपस के रिपल्शन को सेटल करने में, अवॉइड करने में। रिपल्शन मीन्स अनस्टेबिलिटी। तो न्यूक्लियर चार्ज गेट ऑक्यूपाइड इन न्यूट्रलाइजिंग दैट रिपल्शन, और वो बाहर तक पहुंच नहीं पाता उतना जितना उसको पहुंचना चाहिए। तो ये वजह क्या है? क्योंकि असर्शन रीजन की एग्जैक्ट स्टेटमेंट वजह क्या है? रिपल्सिव फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन। तो इनर इलेक्ट्रॉन लगे रहते हैं आपस में आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ कि रिपेल करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग ये आपको पता है, बट अब तुम रिवाइज कर रहे हो तो मैं ये नहीं सोच सकती कि बच्चों को पता है। रिवाइज कर रहे हैं मतलब हम पूरा चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आप एनसीईआरटी ना खोलें अगर ये नोट्स कर लें तो फिर आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है। एस सबसे अच्छा स्क्रीन, एफ सबसे पुअर स्क्रीन, राइट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में अगर मेरे को आइडिया है तो दूसरी चीज आती है जेड इफेक्टिव। अब हम साइज जेड इफेक्टिव से पढ़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, क्रॉस द पीरियड साइज घटता है, पहली बार नहीं पढ़ रहे। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअली कितना अट्रैक्शन फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे लग पाया उसको कहते हैं जेड इफेक्टिव। तो एक्चुअली कितना लग पाया? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो एक्चुअल चार्ज था न्यूक्लियर चार्ज, उसमें से कुछ तो माइनस हो रहा है। वो कुछ क्या माइनस हो रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस हो रहा है, वो बनाता है मेरा जेड इफेक्टिव, जो कि लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अभी हम लेंगे उसमें इसका रोल देखेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास जेड इफेक्टिव है। अब ये काफी पॉपुलर चीज है जो रिवीजन के टाइम में आती है, पहले नहीं आ पाती। पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन सुनते ही हम कौन सा कॉन्ट्रैक्शन समझते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में हमने पढ़ा है, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में, एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स में कॉन्ट्रैक्शन है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4F। एक्टिनॉइड्स में कॉन्ट्रैक्शन है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5F। लेकिन कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा था? 5F का। क्यों भाई? 5F बड़ा और डिफ्यूज्ड और ज्यादा रिपल्शन देगा बाहर वाले को, न्यूक्लियर चार्ज वहीं लगता रह जाएगा, और जिसकी वजह से हम मानते हैं कि
उसमें जेड इफेक्टिव और बढ़ा, जाने देगा बाहर, बाहर जाने देगा तो साइज पिचकेगा। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज मोर एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? फिर से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में साइज क्यों पिचका? क्योंकि उसमें इनर ऑर्बिटल कौन सा था? 5f। वो इतना डिफ्यूज, इतना फैला हुआ, इतना ज़्यादा वो बिखरा हुआ सा है, डिफ्यूज मतलब बिखरा हुआ, कि वो न्यूक्लियस मतलब हाईली पोरस, डिफ्यूज मतलब बहुत ही खराब ज्योमेट्री है उसकी, वो न्यूक्लियस को रोक नहीं पाया और न्यूक्लियस को बाहर पहुंचने दिया उसने। 5f ने न्यूक्लियस को 7s तक पहुंचने दिया और ये पिचका दिया साइज को। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर, यानी फर्स्ट एंड लास्ट में साइज का गैप बहुत ज्यादा है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज लेस बिकॉज स्क्रीनिंग ऑफ 4f इज बेटर देन स्क्रीनिंग ऑफ 5f। बैठी बात कुछ? तो शॉर्टकट नोट्स में जहां कुछ ऐसा फंबल होगा, आई ट्राई कि ना हो। तो पहले तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्शंस में यहां पर क्या लिखा है? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर। अब यहां क्या लिखा है? बिकॉज स्क्रीनिंग किसकी ज्यादा है? 4f की। स्क्रीनिंग किसकी खराब है? 5f की। एक और कॉन्ट्रैक्शन लिखा है ट्रांजिशन, वो आज लाई हूं शब्द। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? एनीवन, एनी आइडिया? डी ब्लॉक, स्कैंडियम से जिंक क्या होता है? कोई आप ध्यान दो, स्कैंडियम से जिंक क्या होता है? ये स्कैंडियम। वैलेंस शेल क्या होगा? 4s। मैं 3D टेस्ट 3D के बारे में बात करूं, अपने यहाँ 4D आ गया। 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रही हूँ। स्कैंडियम के बाद क्या आता है? टाइटेनियम, राइट? स्कैंडियम में वैलेंस शेल फिक्स है 4s, इसमें भी फिक्स है। पूरे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आउटर शेल तो फिक्स्ड ही है, लेकिन हर बार क्या हो रहा है? एक एक जेड बढ़ता जा रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। जेड इफेक्टिव कॉन्स्टेंटली बढ़ने की वजह से साइज एकदम डिक्रीज मिला। इसको भी तो मैं कॉन्ट्रैक्शन बोल सकती हूँ, ऑल्दो नॉट दैट स्मूथ। इसलिए किताबों में कॉन्ट्रैक्शन वर्ड नहीं है। जब हम शॉर्टकट पूरे चैप्टर्स में आई पीरियोडिसिटी को मिलाते हैं, तब ये शब्द यूज करने मजबूरी है, ताकि नोट्स 5 ही पेज में बने। 5 पेज में सारा आ गया, जिसमें डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, सबके ट्रेंड्स ले आई। साइज क्या, आयोनाइजेशन थेरेपी, ऑल एक्सेप्शन, ऑल जनरलाइजेशन। तो उसमें मेरे को ये टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, वरना 5 के 50 पेज हो जाते हैं। तो ये क्या है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये और कम है। ये कम क्यों है बच्चों? वैलेंस शेल इसका कौन सा है? वैलेंस शेल कौन सा था बच्चों? 4s। 4s के अंदर कौन था? 3D। भाई 3D ठीक ठाक स्क्रीन है इनके आगे। अगर मैं लिखती इधर इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 3D लिखना चाहिए था मेरे को। 3D तगड़ी स्क्रीन है तो वो उतना नहीं खींच पाई, उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाई जितना कि ट्रांजिशन, जितना कि एक्टिनॉइड का था। सबसे कम साइज पिच का स्कैंडियम से जिंक में। आखिरियों के तो आपको पता ही है, लगभग सेम से। जिंक तो हम गिनते ही नहीं ट्रांजिशन में, बट आखिरियों के तो आपको पता है। निकल के बाद तो आपको साइज का फर्क ही नहीं दिख रहा है। आयरन कॉपर, ये निकल कॉपर, ये तो सारे एक से हो गए। तो कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिनॉइड सबसे ज्यादा, लेंथेनॉइड उससे कम, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन उससे भी कम। तो डी एंड एफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। माइनर टेस्ट में दूसरा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जरूर लेके आऊंगी कि आप लोगों को फील आ जाए, हाँ वो चैप्टर भी अभी भी किया हुआ। क्लियर है स्क्रीनिंग? तो स्क्रीनिंग के साथ किस तरह से क्वेश्चन लपेटा जा सकता है, वो कोशिश है मेरी, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं। ये सारे यही नोट्स हैं जो मैंने आपको 5 पन्नों के यहाँ रख रखे। जिसको पसंद आए लीजिए, पीडीएफ कर दूंगी, और अदरवाइज इससे बढ़िया पीडीएफ क्या है? ये भी आपके लिए पीडीएफ हर वक्त आपके पास है, तो जो आपको सही लगे। अब आ जाते हैं जेड इफेक्टिव का ट्रेंड एज वेल एज साइज। पहली प्रॉपर्टी साइज का ट्रेंड इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले जनरल तो क्या ही बात करें, लेफ्ट से राइट हम पहले पढ़ते थे साइज डिक्रीज होता है, बीच की 2 चीजें छोड़ते थे, अब नहीं छोड़ेंगे। लेफ्ट से राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। सर्शन रीजन में फंसती हूं मैं इसकी वजह से। क्यों बढ़ता है जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? शेल तो सेम है, शेल सेम है, लेकिन कौन सी चीज बढ़ रही है? न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है, शेल जबकि सेम है, तो सारों की स्क्रीनिंग सेम, सब कुछ सेम। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो सीधे क्या चीज बढ़ रही है? बस जहां मैं बोलती थी ना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसलिए पिचक रहा है, अब मैं न्यूक्लियर चार्ज की बजाय जेड इफेक्टिव बोलूंगी। बस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बस नथिंग एल्स। तो साइज ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। इसी तरह से टॉप टू बॉटम में
ये बात अंडरलाइन कर लेना जब सोचो, जब इनको पढ़ो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, लगभग नेग्लिजिबल डिफरेंस आया, राइट। अब स्लेटर रूल निकाल दिया, मैं कैलकुलेट नहीं करा सकती, लगभग। क्यों भाई? शेल बड़ा होता गया, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता गया। आप कहोगे शेल बड़ा होता गया तो अंदर का स्क्रीनिंग पुअर हो गया, पिचकना चाहिए था साइज। अरे भाई स्क्रीनिंग पुअर हो तो साथ में न्यूक्लियस भी तो मजबूत हो गया, 18 यूनिट, 32 यूनिट। तो जितना तो स्क्रीन पुअर हुआ, पिचकना चाहिए था, उतना ही न्यूक्लियस पावरफुल हो गया, तो बड़ा होना चाहिए था, फिर तो साइज सेम ही रहे। नहीं, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव में कांस्टेंट देखा गया, लगभग नेग्लिजिबल चेंज। इसीलिए दिस फैक्टर डोमिनेटेड। व्हाट फैक्टर? शेल का इंक्रीज होना, ये डोमिनेट कर गया, साइज मेरे को इंक्रीज मिला। आयोनिक साइज के बारे में अगर बात करूं तो आयोनिक साइज भाई, एनायन इज ऑलवेज greater than its parent in size, cation is always smaller than its parent। अपने पेरेंट से एनायन हमेशा बड़ा होता है, कैटायन हमेशा छोटा होता है। तो ये जो शुरुआत की 3-4 स्लाइड्स हैं, ये सिर्फ आपको चैप्टर में लाने के लिए हैं, पिछले से निकाल के, और हमेशा हर रिवीजन में होगा। अब आ जाते हैं जो अच्छे केसेस मेरे को मिलने वाले हैं, जहां मैं ट्रेंड्स में कंफ्यूज होने वाली हूँ समटाइम्स। आयंस ऑफ सेम एलिमेंट्स, अगर एक ही एलिमेंट्स के आयंस हैं, ये थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कंप्लीशन, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ नोट्स है। कैटायन अपने पेरेंट से छोटा, यही लिखा है, ये कैटायन इससे छोटा, अंडरस्टूड है। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो बड़ा होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन हटते जा रहे हैं, प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो बड़ा होता जाएगा, तो साइज पिचकता जाएगा। मैं एक ही एटम के आयंस की बात कर रही हूँ। आपके जब लास्ट ईयर टेस्ट था, उसमें मैंने फॉस्फोरस +3 फॉस्फोरस +5 का दिया भी था ट्रेंड, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो मैंने +3 को, +3 बड़ा कि +5 बड़ा? सोच लो, जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उतना छोटा होता जाएगा, चार्ज बढ़ता गया तो साइज छोटा होता गया। सिमिलरली एनायंस, राइट, एनायंस अपने पेरेंट से हमेशा लार्ज होते हैं। तो देख लो जरा एक बार, फेयर है, तो यहाँ तक तो भी लग ही नहीं रहा होगा कि रिवीजन की जरूरत थी, तो सब फॉर्मेलिटी करा रही हूँ अभी, तो मतलब एक बार इकट्ठा सा हो जाए, एक मेरे को ग्रीन टिक मिल जाए, हो गया जी, ठीक है। नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसको जो भी यहाँ लिखा हो वो अलग बात है, हमने कैसे किया है, प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो जिसका ज्यादा उसका साइज छोटा। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेंड, प्रॉब्लम ये पूछे नहीं जा रहे हैं जो हमको आते हैं, बट मैं स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को वो खराब वाले में लाने से पहले ये लाना है। तो ये नहीं पूछे जा रहे हैं ये, लेकिन चैप्टर में है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इलेक्ट्रॉन हर एक में 10 है बच्चों, तो वैलेंस शेल का साइज तो सेम ही रहेगा। 10 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना है, इसमें वैलेंस शेल में कितने हैं, 8 को एकोमोडेट की कर बैठा है। लेकिन न्यूक्लियस किस में ज्यादा पावरफुल है, जो खींच रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 12, यहाँ कितना है, 11, 9। मैंने नोबल गैस नहीं लिखी बीच में, वो आप ही बताएंगे क्यों नहीं लिखी थोड़ी देर में, मुझे पता है आपको आता है, बट स्टिल दिस। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो ही दिया, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम जिसमें प्रोटॉन है साइज उसमें उतना छोटा, तो साइज का ट्रेंड तो लगा ही पड़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। तो 4 या 5 ऑप्शन जो है उनमें से शायद ये एक ऑप्शन आ सकता है, बस उसको मैं रूल्ड आउट कर रही हूँ। लेकिन अकेले इसके ऊपर क्वेश्चन आई डोंट वांट टू प्रिडिक्ट कि आएगा कि नहीं। अब आ जाते हैं जी साइज पे, कि आप तो डाउन द ग्रुप पढ़ा दिया, अक्रॉस द पीरियड पढ़ा दिया, कैटायन एनायन पेरेंट के साथ रिलेट करा दिया, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आपका काम खत्म। और अब जब क्वेश्चन शुरू होते हैं तो हमारा काम खराब, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं पूछ रहे एक ऑप्शन में एक ही ग्रुप के हों, एक में एक ही पीरियड के हों, एक में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हों, नहीं, और तीनों ऑप्शन में से एक एक उठा के सजा के दे रहे हैं। अब क्या करूं, साइज रटूं? फिर हम कहते हैं हाँ एनसीईआरटी देखो, साइज रटूं, क्या करें, आज शॉर्टकट देंगे, पहले दे दें शॉर्टकट तो दिक्कत हो जाती है। तो एस ब्लॉक में, सॉरी, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया, ना ट्रांजिशन का कॉन्ट्रैक्शन आया, ना लेंथेनॉइड का आया, ना एक्टेनॉइड का आया, तो ये गिल्ट फ्री रहना कि एस ब्लॉक में एक्सेप्शन नहीं आया। गिल्टी होता है इनऑर्गेनिक में, मुझसे छूट रहा है एक्सेप्शन, नहीं, एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होगा, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या होगा, छोटा। पहला ग्रुप कौन सा,
एल्कली मेटल्स, दूसरा ग्रुप कौन सा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बात सारी आती है ये फॉर कंप्लीट एस ब्लॉक, मेरे को ये सजा के दे दें साइज, तो जो मैंने ये मोबाइल का पासवर्ड लग रहा है जो बच्चे आप लोग लगाते हैं, हो गए हाँ मैम ये तो पता ही है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, अक्रॉस द ग्रुप घटता है, तो ये तो सबसे छोटा होना था, आ गया मेरे को लॉजिक से, चलो आगे चलो, नहीं। उसके बाद लिथियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, यहां तक तो शांति थी। यहां के बाद आ गया ना वो कॉन्ट्रैक्शन वाले सीन, पोटेशियम के बाद आगे टी सी एल सी, और ये मतलब वैसे नहीं आए लिटरली, लेकिन उससे पिछले ग्रुप में तो आ ही गए ना, उससे पिछले अंदर 4F तो घुस गया ना, ये तो मैं नहीं कह सकती कि उससे ऊपर वाले ग्रुप में नहीं हुआ। पॉइंट इज आफ्टर कैल्शियम साइज ये हो गया। इसके पीछे प्लीज डोंट फाइंड एनी लॉजिक, जो है याद करो, क्योंकि लॉजिक में लगे रहे तो इसी पे आप आधा घंटा लग जाओगे, इट विल रिजल्ट इन टाइम वेस्टेज, जो भी है नहीं। जब 2-3 बार इस पजल को देख लोगे तो आदत पड़ जाएगी कि कैल्शियम के बाद साइज ना यूं जाता है, बाकी तो वही हो रहा है जो हो रहा है। तो आप देखोगे आपको साइज का ट्रेंड पूछते, एक ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, हो गया बस, ठीक है। पोटेशियम का साइज इन सबसे छोटा कि बड़ा, कहीं से छोटा आवाज आई थी, बड़ा सोच लो, दिस इज बिगिनिंग, स्टार्ट है, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये लिख देना चाहिए, नहीं आप लोग कहीं बड़े से छोटा ना कर बैठे हैं, ये हो सकता है यार, शॉर्टकट में यही होता है गलती। दिस इज स्मॉलेस्ट, अब हुआ कंप्लीट पासवर्ड, दिस इज स्मॉलेस्ट, दिस इज लार्जेस्ट, ठीक है, हो गया क्लियर। तो इसके इफ अगेन you feel this kind of notes and revision is okay for you, do it, otherwise जैसे आपको सही लगे वैसे करिएगा, कोई प्रेशर नहीं है। आ गया सबके पास, चलिए इनके अपने फॉर देयर रिस्पेक्टिव आयंस विद ओनली 1 चार्ज। अब ओनली 1 चार्ज का क्या मतलब है मैं भी बात करती हूँ, चेक ये क्या लिखा है मैंने, लिथियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, only 1 charge for their respective ions with only 1 charge। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई कि इनके ग्रुप का जो एक चार्ज है वह उसकी अगर बात करूं, जैसे कि ये लिथियम और मैग्नीशियम में हम तो ये पढ़ के आए हैं कि लिथियम क्या है, लिथियम ऊपर है, यूं तो बात नहीं हो रही, बात यूं हो रही। अच्छा लिथियम और मैग्नीशियम कहाँ है, डायगोनल, लिथियम जितना भी साइज है जो भी, और इधर मैग्नीशियम। अब मैं डायगोनल रिलेशनशिप के हिसाब से सोचूं, कभी भी ऐसा नहीं है कि डायगोनल वाला सेम होता है साइज में, राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिथियम और मैग्नीशियम साइज किसका बड़ा है, जस्टिफाइड है भाई, 3rd पीरियड है, 2nd पीरियड से तो 3rd पीरियड बड़ा ही होगा। लेकिन यहां क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो वो जो बड़ा था वो पिचक गया, और पिचक के लगभग हम सोचते हैं कि लिथियम से तो बड़ा होगा, फिर भी भाई नीचे वाला था, 2nd पीरियड का था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके लिथियम से छोटा हो गया। जो डब्बे में डाला है पॉइंट टू बी नोटेड है, ये कोई एस ब्लॉक का डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड तो नहीं है। लिथियम मैग्नीशियम में ये ध्यान रखेंगे, राइट, कि +2 छोटा है +1 से, सेम मेटल के नहीं है, वो तो ऑब्वियस है जी, +2 छोटा ही होगा। इट इज नॉट ऑफ सेम मेटल, इट इज डायगोनल। ये जो डायगोनल वाला था यहां पर साइज का ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे कुछ इसके अंदर भी है, इसमें भी है, जब आपको जैसे आपको सही लगे आपको करना है। चलिए जी, हाँ जी, कहीं से कुछ फिर mg डेफिनेटली फिर mg बड़ा होता, हर हालत में mg बड़ा होता। मैंने लिखा है इसलिए वो है जो थोड़ा स्पेशलिटी, बिल्कुल जी। पी ब्लॉक, इस पे काफी पढ़ाई हो चुकी है। एस ब्लॉक था जो आपका अभी तक इतना ओपनली डिस्कस नहीं होता, पी ब्लॉक पे काफी हो चुकी है, बट लेट्स रिवाइज, ठीक है। अब मैं पी ब्लॉक में सबसे पहले 13th लिया, लगभग ऐसा ही बिहेवियर सब में मिलने वाला है, नहीं वही देखते हैं। बोरोन एल्यूमिनियम बढ़िया इंक्रीज, लगभग 40-42 पिकोमीटर का।
एल्यूमिनियम से गैलियम नहीं मिला इंक्रीज मेरे को, राइट? याद आ रहा होगा ये एक्सेप्शन किया है, राइट? इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी थोड़ी गड़बड़ हुई थी। तो बट एनसीईआरटी अगर कह रही है कि लगभग बराबर है तो प्लीज बराबर रखिएगा। एनसीईआरटी कह रही है थोड़ा सा बड़ा है तो बड़ा रखिएगा, राइट? यहाँ पर ना हर बुक ने अपने हिसाब से दे रखा है, हर नोट्स बनाने वाले ने अपने हिसाब से दे रखा है। तो अनहर प्लीज बी अलर्ट। तो यहाँ एक बार आप एनसीईआरटी से जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। एनसीईआरटी एल्यूमिनियम और गैलियम में साइज में जितना मेरे को याद है ये बताती है उतना इंक्रीज नहीं है जितना इंक्रीज होना चाहिए था। गैप बहुत कम है, तो लगभग 2-3-4 पिकोमीटर का इंक्रीज था जितना मेरे को याद है। लाइन एनसीईआरटी स्पेशली मैसेज किया गया था। एक्सक्यूज मी मैम, तो फिर तो ठीक ही है ना? तो जो भी, क्योंकि इसमें ना प्रॉब्लम पता है क्या है बच्चों, एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को अपडेट नहीं किया है, लेटेस्ट डाटा कुछ और है और एनसीईआरटी का कुछ और है। ऐसा ही केस नाइट्रोजन में भी आने वाला है साइज को लेके, राइट? मैंने +1 में भी बताया था कि जो लेटेस्ट बुक्स है उसमें चेंज हुआ, लेकिन एनसीईआरटी ने चेंज नहीं किया तो एनटीए भी नहीं मानेगा। यस शगुन, इसका कितना बता रहे हो एनसीईआरटी के हिसाब से? तो अब क्लियर है बच्चों? एनसीईआरटी के टेबल्स की बड़ी ज्यादा वैल्यू होने वाली है इस चैप्टर में। तो अगर आप गूगल वगैरह देखें कुछ और मिल जाएगा आपको। सेम अभी आगे पी ब्लॉक में एक दो जगह और आना है। चलिए कोई नहीं, ढूंढिए मत, ये +1 के एनसीईआरटी में है, मिल जाएगा। बहुत कीमती है +1 के एनसीईआरटी के डाटा इसमें। एनीवेज, तो अब दिख गया आपको, बोरोन से एल्यूमिनियम साइज का बड़ा होना, एल्यूमिनियम से गैलियम साइज का छोटा होना, देन इंडियम, देन थैलियम। ये भी चेक करिए, इंडियम थैलियम सही है जो लोग ढूंढ चुके हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिला होगा, देखो कितना फर्क है। याद नहीं करना, कोई आपसे साइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो गलती से मत सोचना कि मैं टेबल्स याद कर लूं। बट अगर कहीं आपको लगे कि यहाँ ट्रेंड उल्टा लिखा है तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यूज और एनसीईआरटी 2-3 जगह मिसमैच है। जब होगा अपडेट देखी जाएगी। एनीवन, पी ब्लॉक में साइज का एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 13 में मिला, वो भी यही जो हम आपको 11th में पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं बताया होता, इसलिए रुक जाते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जाके लेते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, सो ट्रांजिशन, इसका रीजन क्या है? 3D, राइट? क्योंकि 3D आ गए। एनीवेज, ये देखिएगा, यही है साइज का ट्रेंड, चेक। एल्यूमिनियम और गैलियम ने थोड़ा सा अल्टा पल्टी कर दी एक्सपेक्टेड से, तो ग्रुप 13 में एक्सेप्शन आया, बाकी 14 से 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। चुपचाप डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। अक्रॉस द पीरियड बात ही नहीं हो रही, तो पी ब्लॉक की डाउन द ग्रुप हो रही है। क्लियर चलेगा? याद आ गया? ये कुछ कुछ बात हुई थी लास्ट ईयर। चलिए अब आ जाते हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक तो इसी साल किया है, देखो रिवाइज करो। और मेरे को जो थोड़ा कुछ आया है, ये लिख रखा है, थोड़ा कुछ आएगा वो पूछना था। बट मैंगनीज में याद है बहुत कुछ था, डिप, मेल्टिंग पॉइंट में भी डिप आया था, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में भी डिप आया था, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन इतनी स्टेबल है कि ये अपने पास चिपका के रखना पसंद करता है। जब अपने पास चिपका के रखना पसंद करता है तो तब हमने ये बात की थी कि इसके डिप हैं। ये मैंगनीज की इंफॉर्मेशन है सिर्फ, मतलब सॉरी, ये तीनों, दिस इज मेनली फॉर मैंगनीज प्लस मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज में D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसके पांचों इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कम है। मेल्टिंग पॉइंट में हमने इसीलिए डिप देखा था, और लूज पैकिंग इन सॉलिड्स है। ऑब्वियसली जब मेटालिक बॉन्ड वीक है तो पैकिंग भी लूज ही है, तभी मेल्टिंग पॉइंट वीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हैं D5 के। बाकी इस पूरे ट्रेंड में आप देखते जाइए, Z इफेक्टिव जैसे जैसे जहां जहां Z इफेक्टिव ज्यादा है वहां साइज छोटा है। क्यों भाई? इस पूरे में अप टिल मिड साइज का क्या हो रहा है? वी ऑल नो साइज का क्या हो रहा है, घट रहा है। उसके बाद बराबर से ही मिले थे निकल कोबाल्ट, सॉरी आयरन कोबाल्ट निकल,
कॉपर के बाद जिंक ठीक ठाक बढ़ गया था साइज, क्यों? क्योंकि इसमें एस में गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, ये वैसे ट्रांजिशन का है ही नहीं, आपको याद हो, इट डू नॉट बिलोंग टू ट्रांजिशन सीरीज। इसका साइज एब्रप्ट बढ़ा है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतने बढ़ गए, जेड इफेक्टिव निहायत कम हो गया। अगर मैं जिंक की बात करूं तो साइज बढ़ गया। ठीक है, याद रहेगा मेरे बोलने भर से, जो आपको लगे आपको ऐड करना है, आपकी मर्जी। ठीक है, सो जैसे जैसे आप सीरीज में आगे गए, कॉपर तक अगर बात करूं, कह सकती हूं साइज घटा। जिंक आप जानते हैं जबरदस्ती फिट किया हुआ है, यहां पे आना नहीं चाहिए था। क्लियर एवरीवन? अब आ जाते हैं हम ग्रुप इन डी ब्लॉक। अगर मैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स की बात करूं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसका सीधे पी ब्लॉक आता है, ग्रुप 13 टू 18। डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? ग्रुप 3, 4, 5 करते करते कहां तक? 12 तक। तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 कितने हुए? 10। वो 10 ग्रुप्स में कुछ खास है साइज को लेके, हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा, हमने थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है कि इसमें क्यों स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा कम, 3D सीरीज, 4D, 5D, थोड़ा थोड़ा, बट चलिए वहाँ नहीं जाते। सिंपली ग्रुप 3 और ग्रुप 4 से 12 ये दो अलग लाइनें हैं। ग्रुप 3 में आप साइज को क्या देखते हो? नीचे वाला बड़ा, बहुत ध्यान से सुनना और आपको याद आ जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक, यानी जो होना था वही हो रहा है, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं थी। बट ग्रुप 3 के बाद आप जानते हैं ग्रुप 3 में कौन रहता है? लेंथेनॉइड्स। उसी के नीचे ग्रुप 3 में कौन रहता है? एक्टिनॉइड्स। उन्होंने आके सारी कहानी बदल दी, 4F आ गया सीन में, 4F आ गया, उसकी इतनी खराब स्क्रीनिंग, जेड इफेक्टिव एकदम से बढ़ा और मामला पलट गया। 4D और 5D सीरीज के साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते थे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद आ गया सब कुछ? देख लो एक बार, अब तो सब याद आ गया होगा। लिख दिया मैंने कि थोड़ा डी एंड एफ का लोड कम हो जाए, ये थोड़ी आपको आता नहीं है, ये आपको आता है, सिर्फ आपकी थॉट्स रिकलेक्ट करा रहे हैं कि हाँ अब उसमें आ जाइए। तो रिवीजन हमारे लिए कराना बड़ा आसान होता है, हमें दिक्कत होती है कि नोट्स कौन से दें, क्या क्या लें, क्या क्या ना लें, कैसे लें। आपको अब ये समझना है आपको इकट्ठा कैसे करना है, सोचना है, उसी में हेल्प हो रही है थोड़ी। तो ये तो आता ही था, इसलिए क्या ही जरूरत थी मेरे को स्लाइड की, देखा जाए तो लिखने की। बट एक बार आप जब रीड करते हैं तो आप कनेक्ट कर पाते हैं कि मेरे को अब ये नहीं सोचना एक क्वेश्चन में 4 ट्रेंड में से इनकरेक्ट पूछा है तो मैंने इस वाले ट्रेंड को ट्रांजिशन एलिमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, और पहले वाले ट्रेंड को पी ब्लॉक में पढ़ा था, चौथे वाले ट्रेंड को एस ब्लॉक में पढ़ा था, मिला के क्वेश्चन दे दिया, बस अब वो नहीं सोचना है। ठीक है, हो जाएगा ये साइज के बारे में नॉलेज। एफ ब्लॉक कौन से थे? जो मेन फ्रेम से नीचे रखे हुए थे, वो लेंथेनॉइड 14, एक्टिनॉइड 14। 14 लेंथेनॉइड शुरू किससे होता है? याददाश्त पे देंगे, सीरियम से ल्यूटिटियम। एक्टिनॉइड्स किससे स्टार्ट होते हैं? थोरियम से। टीएच कहीं से आ भी रहा था ना, टीएच का थोरियम नहीं आता तुम लोगों को। और लॉरेंशियम। अब नमन बता रहा था शायद पास्ट ईयर में, रेडियो एक्टिव पूछे, इनमें से कितने रेडियो एक्टिव होंगे या कौन से रेडियो एक्टिव होंगे, ये पूछा है लेटेस्ट में। तो अब इसमें मैं क्या करूं? अब आप सोचो, है पीरियोडिक टेबल आपके सामने, एनसीईआरटी देखना, कुछ बता रखा है, कौन से कोई रंग कर रखा हो, कुछ सिंबल दे रखा हो, ये सारे रेडियो एक्टिव है। एक्टिनॉइड सारे हैं, चलो 14 तो मिल गए। और लेंथेनॉइड में क्या लिखा है? आप लोग एफ ब्लॉक सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, सबको पता चल गया। तो एफ ब्लॉक के सिंबल्स आने चाहिए मेरे को। अब आपको भाई अगर आप देखो तो नोबल गैस, सबसे नीचे वाली नोबल गैस कौन सी होती है? बताएंगे या हेलोजन बता दो, छोड़ो नोबल गैस, हेलोजन बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइड, वो भी रेडियो एक्टिव है। स्टार लगा रखे हैं, फ्रॉन्शियम, सीजियम के नीचे फ्रॉन्शियम। तो अब हमें कुछ चाहिए ऐसा जो मुझे ये बता सके कि कौन कौन से रेडियो एक्टिव हैं और कौन से नहीं। खोजिएगा, इसको अपने नोट्स में लिखिएगा।
बात हो रही थी साइज की, तो क्योंकि आज नमन ने रेडियो एक्टिविटी पे बात की थी तो मुझे लगा आपसे भी डिस्कस कर लूं। लेफ्ट टू राइट लेंथेनॉइड्स में साइज क्या हो रहा है, ये डाउन एरो का मतलब क्या है, डिक्रीज। जेड इफेक्टिव क्योंकि बड़ा हुआ, एंड वाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द फेमस टर्म। 4F ही तो थे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इन्होंने बाकियों का हाल खराब कर दिया, अपना तो करना ही था। बड़ा ग्रेजुअल डिक्रीज मिलता है। और रिमेंबर डी एंड एफ ब्लॉक में वो जो कर्व था लेंथेनॉइड +3 वाला ग्राफ, कितना इक्वल गैप था दोनों लेंथेनॉइड, दो लेंथेनॉइड्स के बीच साइज का। इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्योंकि 4F सब शेल में हो रही है। मैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दोबारा पूरा नहीं ला रही, आपने इस साल पढ़ा है, बट आप समझ गए होंगे यहाँ क्या है। ऐसे ही यूरोपियम और सीरियम, कुछ निकालो जरा पीरियोडिक टेबल, देखो यूरोपियम और सीरियम कहाँ है। यूरोपियम बीच बीच में कहीं मिला है, और सीरियम कहाँ है, पहला। एक तरफ तो हम कह रहे हैं जी साइज घटता है, कह रहे हैं ना, और मैं यूरोपियम साइज में आगे ला रही हूं, और +3 का नहीं है, इट इज नॉट +3 का साइज, इट इज अकेले लेंथेनॉइड्स का एटॉमिक साइज। यूरोपियम का बड़ा हो गया, बाकी में वही चल रहा है, सीरियम से ल्यूटिटियम क्या डिक्रीज। तो यहां कुछ M लिखा है, बस एक चीज मिसिंग थी, ऑब्वियसली टॉपिक साइज चल रहा है इसलिए, बट आई शुड मेंशन इट। तो लेंथेनॉइड्स में एक एक्सेप्शन मिली साइज की, आपको क्या मिली, यूरोपियम। एंड लिसन, क्यों भाई, सोच के देखिए, जब मेटल पैक होता होगा, ये सारे मेटल्स हैं हाँ या ना, मेटल पैक होता है तो पैकिंग में, सिंस मैं ये नहीं कह रही कि कोवेलेंट बॉन्ड है, थोड़ा सा ऐसा ओवरलैप हो गया, गड़बड़ हो गई, दिस हम साइज कैसे निकालते हैं, आइडियली तो मैं यही मान के चल रही हूँ ना, मेटलिक बॉन्ड मुझको नहीं पता ऐसा होता होगा, आधा कर देते होंगे। अब अगर ये यूरोपियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, इसकी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कॉन्फ़िगरेशन को लूज नहीं छोड़ता, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बन पाता। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बन पाया, लूज सा क्रिस्टल बना, मतलब उतने डेंसली पैक्ड नहीं है, जगह वॉइड्स छूट गए, बीच में वॉइड छूट गए, तो अब साइज मेजर करने वाला तो बड़ा ही देगा ना इसका। आपको डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में सीधे लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन के साइज का चार्ट दिया है, तब लेंथेनॉइड्स का नहीं दिया है। तो ये एक इंफॉर्मेशन याद रखिए, एंड ट्रस्ट मी इस पे क्वेश्चन है, राइट, इस पे क्वेश्चन है। सो आप जब पास्ट ईयर करेंगे टकराएंगे ये क्वेश्चन, फिर ये मत कहना प्रिंट एरर है ये, राइट, या एनसीईआरटी में नहीं दिया, अंडरस्टूड है, कहीं ना कहीं किसी जगह साइज लिखा होगा माइन्यूट सा टेबल के नीचे, और हमने ध्यान नहीं दिया। तो यूरोपियम एक एक्सेप्शन मिला मेरे को, किसके अंदर, लेंथेनॉइड्स के अंदर। इसके बहाने शायद लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट थोड़े थोड़े याद हो गए होंगे आपको, सीरियम से ल्यूटिटियम और यूरोपियम आया बीचों बीच, बाकी कैसे आपने याद करना ये आपका काम। तो साइज पे भी कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट करती है। अब तक हम क्या बोलते थे, कॉन्फ़िगरेशन से सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी अफेक्ट होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अफेक्ट होगी, रिएक्टिविटी अफेक्ट होगी, XYZ, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से साइज भी अफेक्ट हो सकता है। यस, I came across it in metals, lanthanide, right? चलिए, most stable oxidation state, just revise करने की सोची तो क्या है, +3, we all knew that. Lanthanide contraction +3 का साइज देखो, खत्म वो एक्सेप्शन, क्यों गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर, वो एक्सेप्शन अब नहीं मिली। वो एक्सेप्शन कहाँ मिली थी, एटॉमिक साइज में, क्योंकि वो पैकिंग में दूर दूर थे तो रेडियस आधा आया तो बढ़ गया। अब ये कोई पैकिंग में थोड़े ही है, एक लेंथेनॉइड दूसरे लेंथेनॉइड के साथ थोड़ी है, एक लेंथेनॉइड शायद 3 हाइड्रोक्साइड के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाए हुए, ये तो आयनिक साइज है। एक लेंथेनॉइड शायद ऑक्सीजन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाए हुए, ये तो आयनिक साइज है जिसमें कैटायन फ्री टू मूव है। दूसरा लेंथेनाइड उनके आसपास भी नहीं है, तो एक सीरियम के पास दूसरा सीरियम नहीं है, जो पैकिंग वाला इशू है। आई होप यू रिमेंबर, अभी साइज में मैं लूंगी वो बात कि साइज 3 तरह के होते थे। फर्स्ट वाज वेंडरवॉल रेडियाई, सेकंड वाज कोवेलेंट रेडियाई। वी वर डिस्कसिंग कोवेलेंट रेडियाई। द मोमेंट आई शिफ्टेड टू लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड, आई एम डिस्कसिंग मेटेलिक। और तब हम मानते थे कोवेलेंट रेडियस, और सही था, सबसे छोटा, और वेंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा। वेंडरवॉल रेडियस क्योंकि आप अभी आएगा वो नोबेल गैसेस के केस में, वो सबसे बड़ा, और कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा। मेटेलिक बॉन्ड कहाँ आता था, बीच में, राइट, मेटेलिक बॉन्ड बीच में, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ओवरलैप में कटता नहीं था आधा करने में। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू डिस्कस।
अदरवाइज साइज में अभी तक कुछ नया नहीं था, लगभग वही सब चल रहा था कि ग्रुप 13 में एक्सेप्शन है, 14 to 18 में नहीं है। ये डी एंड एफ ब्लॉक इस साल पड़ा है, तो इसके एक्सेप्शन को अब मैं लेके आ गई। क्लियर हो गया सबको? लेंथेनॉइड के एटॉमिक साइज में एक्सेप्शन है, लेंथेनॉइड के आयोनिक साइज में एक्सेप्शन नहीं है। डन? आगे चल सकते हैं? पढ़ो क्या है सुपरनोट। बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प है। कोई नहीं खाली लेंथेनाइड के साइज पूछ रहा है, कोई नहीं डाउन द ग्रुप पूछ रहा है, कोई नहीं अक्रॉस द पीरियड पूछ रहा है। हर जगह से एक एलिमेंट टिका के रख देते हैं और बोलते हैं लगाओ साइज में। समस्या तो वहीं आनी है। चेक। सुपर नोट का मतलब क्या है? शुरू यहां से करना साइज। क्वेश्चन जब करो तो ये पन्ना खोल के रखना। जनरली मेटल्स आर लार्जर इन साइज देन नॉन मेटल्स। आप ये नहीं कह सकते मैम ये बोला था आपने। उस वक्त समस्या क्या है? दो लिथियम के बीच ये वाला बॉन्ड है, दो नॉन मेटल्स आयोडीन के बीच ये वाला बॉन्ड है, और दो नोबल गैसेस के बीच ये वाला बॉन्ड है। इनके बीच का आधा करना है मेरे को। तो अब समस्या के आयोडीन इतना नीचे था, लिथियम इतना ऊपर था, इसका साइज बड़ा। यस, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कोवेलेंट से बड़ा है। आप पीरियोडिक टेबल में पोजीशनिंग तब कर सकते हैं जब या तो सिर्फ आयोनिक साइज की बात हो रही है या सिर्फ कोवेलेंट रेडियाई की बात हो रही है। तभी तो नोबल गैसेस अलग से बताते हैं। तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते पीरियोडिक टेबल में। उन्होंने कौन सा बॉन्ड बना के ओवरलैप होना है जो तुम उसका आधा कर दोगे? उन्होंने इतना नहीं, इतना दूर होना है। वो तो आउट ऑफ नोवेयर बहुत ही बड़े हो जाएंगे। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हम सारों को उसी ऑर्डर में लगाएं जो ये और ये चलता था। अब तो ये गया। अंडरस्टूड? क्लियर? देखो जरा ध्यान से, ये तो कोई भी लगा लेता। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपकी गट फीलिंग आपको एक करेक्ट नहीं करने देती। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैंने नोट्स ज्योति में, इज इट एन आई ओपनर? वरना नहीं लिथियम आप आगे लगाते। तो सुपर नोट्स ही पढ़ने हैं एक तरह से देखा जाए अब आपको। तो ये आप अपने आप प्लान करना। आपकी लास्ट ईयर तैयारी क्या थी, आपकी अभी तैयारी क्या है, आपको टेस्ट देने से पहले क्या हिस्सा पढ़ना है, उसको अपने हिसाब से हाईलाइट करिएगा। बाकी मैं कर लूंगा या कर लूंगी, वो आपका अपना कॉन्फिडेंस है। इनऑर्गेनिक वैसे जितनी बार पढ़ो ना उतनी बार ही याद होगी। ये वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन है। ये सदियों से इस पे अटकते रहे हैं बच्चे, बड़ा रिसर्च हुआ है इस पे। चेक एनायनिक साइज। देख, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तुमको समस्या नहीं होनी। समस्या होनी है हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्राइड और फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड और आयोडाइड। हाइड्रोजन की पोजीशन पे पैराडॉक्स है। उसको इधर रखिए कि इधर रखिए। आधी प्रॉपर्टी उसकी ग्रुप 1 से मैच करती है, आधी प्रॉपर्टी उसकी ग्रुप 17 से मैच करती है। तो ग्रुप 17 से उसका साइज रख के दे दिया कि अगर वो आधी प्रॉपर्टी मैच करती है तो लाओ जी, सारे नॉन मेटल हैं, सारे एनायन है, सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो करो साइज डिस्कस। तो हाइड्रोजन अगर ऊपर होता भी हेलोजन की एनामोलस बिहेवियर तो दिखाने का राइट है, बट वो एनामोलस बिहेवियर इसका दिखाने का राइट है, इसका नहीं है। बट एनीवेज ये खुद ही एक पैराडॉक्स है, हाइड्रोजन कहाँ रहे। कोई मेरे को इसकी वजह कोट कर सकता है? मैंने ली है ये आप लोगों के साथ लास्ट ईयर, बट मैं उसके लिए आपको तंग नहीं कर रही कि क्यों याद नहीं है, फॉरगेट इट। क्यों ये इतना बड़ा होके यहाँ आ गया? स्मॉलेस्ट एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, उसको मैं ब्रोमाइड से ज्यादा बड़ी जगह दे रही हूँ। क्यों? आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? 1। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। रेशो क्या है? 1:1। अगर इन सबको मैं न्यूट्रल कर देती, सबका रेशो 9:9, 17:17, 35:35, यही होता 1:1। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल के तुम प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन रेशो को जस्ट आधा कर रहे हो। प्रोटॉन कितने? 1। इलेक्ट्रॉन डबल कर दिए तुमने। बाकी किसी में 9 के 18 करे? नहीं, 9 का 10 किया। यहां 17 का 18 किया, यहां 35 का 36 किया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया। और हाइड्रोजन के केस में क्या किया? डबल। तुमने प्रोटॉन की औकात से दुगने इलेक्ट्रॉन दे दिए। वो बांध ही नहीं पाया 2 इलेक्ट्रॉन्स को। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता था, तुम 1.1 कर देते। यहां रेशो निकालोगे तो 1.1 ही तो आने वाला है लगभग, अप्रॉक्स।
तुम 0.1 बढ़ाने के बजाय तुम दुगना कर रहे हो, तो प्रोटॉन कैन नॉट एकोमोडेट डबल इलेक्ट्रॉन्स। ये एक इलेक्ट्रॉन को तो फिर भी झेल लेता और अंदर रोक लेता थोड़ा साइज बड़ा करके। आपने यहां पर एक प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन बांधने को कहे, नॉट एट ऑल पॉसिबल। सिंगल प्रोटॉन कैन नॉट एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से इसकी और इसको इन शॉर्ट बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ गई पिद्दी से H पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपना एक मांगा हुआ, इट कैन नॉट एकोमोडेट। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना फैल गया, और काफी डेटा में इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू और जरा सा छोटा देन आयोडाइड बोला है, आयोडाइड को टक्कर दे रहा है साइज में। क्लियर है सबको? तो ये इसमें जब तक मैं टाइम ना बिताती ये तुम्हें याद नहीं होना था, इसीलिए टाइम स्पेंड किया, आप लोगों से पूछा, वरना ऐसे ही चल सकती थी। चेक। कुछ एक्सेप्शन नजर आ रही है, कुछ ऐसा कि नहीं बात करनी चाहिए। ये कोई और गड़बड़ मिली है? नहीं, बोरॉन तो ठीक ही जा रहा है यार। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ठीक ही जा रहा है, देखो, है ना। सिर्फ क्या है, नियॉन, हेलोजन का साइज एकदम वेरी वेरी हाई, और उसके बारे में ठीक ठाक बात कर चुकी हूं। उसमें वेंडरवॉल रेडियाई है जिसका स्केल ही अलग है, इसमें कोवेलेंट रेडियाई है जिसका क्राइटेरिया और स्केल ही अलग है। तो यहां मैं साइज को कंप्लीट करती हूं। क्लियर है सबको? साइज में 2-3 छोटी छोटी इंफॉर्मेशन तो आई गई ऐसी जो शायद आप बेटर फील करते अगर कर लेते हैं, नहीं तो आप फिर क्वेश्चन घटता आपका, बढ़ता जो भी होता। चलिए अब आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की मैं डेफिनेशन नहीं बात कर रही, आपको पता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ऑलवेज एंडोथर्मिक फॉर न्यूट्रल, ऑब्वियसली रिक्वायर्ड। एक वैलेंस शेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी हमेशा चाहिए होती है, इसीलिए दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हमेशा बढ़ती जाएंगी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 400, 450 कुछ भी लग सकती है, बट ज्यादा ही। क्यों? पहला इलेक्ट्रॉन साइज ये था एटम का, आपने निकाला, एटम से जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उससे क्या बन गया, कैटायन। कैटायन अपने पेरेंट से क्या होता है, छोटा। अगला इलेक्ट्रॉन आप छोटे से निकाल रहे हो, तो अगला इलेक्ट्रॉन जब आप छोटे से निकाल रहे हो तो एनर्जी आपको ज्यादा देनी ही पड़ेगी, शर्तिया, नो एक्सेप्शन टू इट। ठीक है, और उसका रीजन क्या है, प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो को एक और बात कह सकती हूँ, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। पहले न्यूक्लियर चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, एक निकालने के बाद अब न्यूक्लियर चार्ज किसको खींच रहा है, 10 को। तो प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, आगे आगे जाते जाते इसीलिए क्या चीज बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कि आपकी मर्जी की स्टेटमेंट असर्शन रीजन में नहीं मिली तो क्या, खासकर नीट में तो आपकी मर्जी की मिलेगी भी नहीं। आप याद करके आए हो प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो रीजन में, अगलों ने दे दिया जेड इफेक्टिव, इसीलिए अब आपको आना चाहिए। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहली चीज साइज और जेड इफेक्टिव चेक। जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वेरी सिंपल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो जितना ज्यादा, प्रोटॉन ने उतना खींच के रखा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा लगेगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसी पे तो असर डालता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या होता है अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने में रेजिस्ट करती हैं, जिद्दी होती हैं, तो उस पर एनर्जी मेरे को ज्यादा लगानी पड़ती है। इट कैन बी D5, इट कैन बी D6, P6, P3। ऑब्वियसली D5 तो है ही, मैं भी D ब्लॉक में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, अगली स्लाइड पे होगा शायद, पहले P ब्लॉक को लेके बात करते हैं। सो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो आई नो इनर्ट गैसेस हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए ड्रेस्टिक डिमांड करेंगी। इसी तरह से NP3 और NP4 में साइज को साइड में रख के, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव, सब चीज को साइज में रख के क्या मायना रखेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही वजह है नाइट्रोजन बड़ा होते हुए भी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिमांड कर रहा है। फॉस्फोरस सल्फर से बड़ा होते हुए भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा डिमांड कर रहा है। पेनिट्रेशन इफेक्ट में एक ही केस आता है, बेरिलियम और बोरोन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम।
बेरिलियम बड़ा है, बोरोन छोटा है, फिर भी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, क्योंकि बेरिलियम में आप इलेक्ट्रॉन किधर से निकाल रहे हो, NS2 से, राइट, S ब्लॉक है वो, और मतलब NP NS2 2s2 एक ही बात है, और बोरोन में कहां से निकाल रहे हो, P से, P लेस पेनिट्रेटेड है नियर टू न्यूक्लियस, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। तो एक एक्सेप्शन ये था, एक्सेप्शन कहिए या एक स्पेशल फीचर ये था। सारा इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है, पूछा क्या जाता है, अगेन उसके लिए भी कुछ देखेंगे। तो आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट तो क्या ही है, हाइड्रोजन हीलियम साइड में रख देते हैं। आयोनाइजेशन ऑर्डर ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप देखिए सेकंड और थर्ड पीरियड में हमने क्या किया है। सेकंड और थर्ड पीरियड मतलब क्या पैटर्न फॉलो होता है, NP इसीलिए लिखा है कि 2s और 3s आप अपने आप एकोमोडेट कर सकें। सबसे ज्यादा पे तो क्लियर है यही होएगा, नो डाउट, इनर्ट गैस। सबसे कम पे क्लियर यही होगा, इससे बड़ा कहां से लाओगे, जितना बड़ा साइज उतना कम खर्चा इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो दो एक्सट्रीम्स तो तय हैं। उसके बाद एक जगह मेरे को पेनिट्रेशन इफेक्ट सेट करना है और एक जगह मेरे को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। तो NP3 और NP4 ने अपनी जगह बदल ली, राइट। इसी तरह से पेनिट्रेशन में देखिएगा NP1 और NS2 ने अपनी जगह बदल दी, रेस्ट इज सेम। ठीक है, ये था हाउ टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू ऑर्डर। अगेन आपका किया हुआ है, बट इसको यहां थोड़ा स्पीड में गलती होती है, क्योंकि उस वक्त आप पैनिक करते हैं। 4 क्वेश्चन तो हर बच्चे के लिए शुरू के अंदर 10-12 क्वेश्चन में से तक जाएंगे, हाय ये नहीं आता, बस वही बहुत है। हर बच्चे को पैनिक करने के लिए सामान होता है पेपर में। तो ये कार्बन का नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आयोनाइजेशन 2 का मतलब क्या है, पहले आप उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के लिखोगे, डायरेक्ट नहीं करोगे। बस अब ये गलतियां नहीं करनी, और इन गलतियों को अवॉइड करने का तरीका क्या है, जो आपकी स्टूपिड मिस्टेक्स होती हैं। तो अभी भी अगर स्टूपिड मिस्टेक होती है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप उसको ग्रीन टिक नहीं दे पाते, हो गया जी ग्रीन फ्लैग हो गया, अभी चैप्टर तैयार हो गया, क्योंकि स्टूपिड गलतियां हो गई। स्टूपिड गलतियों को अवॉइड करने के लिए अभी से नियम बना लीजिए, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन आया, मैं पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के लिखूंगी फटाफट, 2p1 या व्हाटएवर जो भी है। उसके बाद एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन ये अपने आजू बाजू वालों से ज्यादा होगी, इन दोनों से तो ये आगे रखनी है। उतने में मैं 4 ऑप्शन में चेक कर लूंगी कौन सा बन रहा है, इन दोनों से कौन सा आगे है वो पकड़ लूंगी, और 2 ऑप्शन में मिला तो फिर इन 2 में बाकी चीजें चेक करूंगी। क्या पता 2 की बजाय सिंगल ऑप्शन में ऐसा हो, मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म, मैं आगे पहुंचूंगी। दिस इज व्हाट स्पीड विल हेल्प मी। सो इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा आई, ऑक्सीजन की। अदरवाइज ना आप रिलेट नहीं कर पाते, ऑक्सीजन की थोड़ी होती है P3, ये तो नाइट्रोजन की होती है, कुछ कंफ्यूजन हो गया। अब आप देखिएगा सबसे कम किसकी, वेरी ऑब्वियस, गड़बड़ तो एक ही ने करनी थी, कर दी, बाकियों में क्या लागू होगा, साइज, राइट। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन करने के लिए प्लीज तरीका फिक्स, फुल एंड फाइनल आज डिसाइड कर दो, यही करना है। अगेन ये दे दिया आपको, इन चारों की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछी तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के रखूंगी, फिर तो आप बताइए दो। 3s0 मतलब क्या है, 2p6, 2p6 से निकालना इज वेरी डिफिकल्ट है ना। चलिए बताइए मेरे को, तो सबसे ज्यादा तय हो गया, सबसे कम भी तय हो गया, चांस कम ही है कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आए आपको। एक बार आपने पैटर्न सेट कर लिया, फिर आपको गलत कराना मुश्किल होगा। डन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन सिंपल टर्म्स। चलिए अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या कोई एक्सेप्शन कुछ है, देखना क्या लिखा है। एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप सिर्फ एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, 2 ग्रुप। आप लेफ्ट टू राइट जाइए, साइज में क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं था तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन नहीं होगा, टॉप टू बॉटम में भी नहीं है। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब दोनों ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि साइज में कोई लंबा चौड़ा एक्सेप्शन, साइज में एक्सेप्शन नहीं मिला। साइज में मेरे को ग्रुप 13 में जाके मिला था, वो एल्यूमिनियम वाला, राइट, एल्यूमिनियम गैलियम वाला। बट अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इससे बड़ा आसान है। एल्कली मेटल्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वेरी लेस रिक्वायर्ड,
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उतना लेस नहीं, साइज छोटा हुआ है, ये फिर भी रिक्वायर्ड होगा। हायर आयोनाइजेशन इंथैल्पी कौन सी? फर्स्ट। लेकिन सेकंड में मामला उल्टा हो जाता है, क्योंकि इसमें आप सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हो? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है सोडियम मैग्नीशियम को लेके। तो एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में फर्स्ट और सेकंड में यही आपको ध्यान रखना है। जस्ट फॉर द रिवीजन से एक एक चीज उठा ली। पी ब्लॉक, ये अभी अभी डिस्कस हुआ है, देखना जरा, ये तो अभी अभी डिस्कस हुआ है। गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों थी? साइज अभी भी याद होगा आपको, लिखा है हमने, इसका साइज छोटा था। साइज छोटा है तो फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। यहां कुछ नया आना शुरू हुआ, इंडियम थैलियम। साइज देखा था हमने, लाओ साइज वाले, अच्छा मैं लाऊं या आप? देखो इंडियम थैलियम में साइज क्या था, यहां साइज गैलियम के बाद ठीक ठाक बढ़ रहा था। तो साइज की एनामोली नहीं है नीचे, साइज की एनामोली सिर्फ वही है एल्यूमिनियम गैलियम में। आगे का रीजन साइज पर नहीं है, मैं ये बता रही हूं कि कहीं आप सोच लें कि हाँ साइज पे। बातचीत अवॉइड करो बच्चों। क्यों? फिर जब मेरे को पता है थैलियम बड़ा है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों हुई? वो आ गए कॉन्ट्रैक्शंस बीच में, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट्स। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट्स की वजह से क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो साइज तो मैं नहीं कहूंगी, साइज तो नहीं, लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे असर पड़ेगा भाई। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे बहुत ज्यादा लगा। सो यहां पर इसमें जो ये तो आपको आज टर्म इंट्रोड्यूस करी दी, सॉरी इसके लिए तो आपको टर्म इंट्रोड्यूस करी दी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसके लिए क्या टर्म है आपके पास? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4F की पुअर स्क्रीनिंग। साइज चाहे इसका बड़ा था थैलियम का, फिर भी 4F इतना खराब, 4F 5F इतने खराब पुअर खराब स्क्रीन हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन निकालने में तो ज्यादा दम लगाना पड़ गया, क्योंकि नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन 32 बढ़ रहे हैं भाई, 32। तो 32 प्रोटॉन्स का बढ़ना जेड इफेक्टिव को बढ़ाता है। ठीक है, इसी तरह से कार्बन फैमिली में देखिएगा, वहां वो नहीं है, क्योंकि पी ब्लॉक में एक ही एक्सेप्शन लाए थे हम, गैलियम वाला। बाकी के पी ब्लॉक में गैलियम के साथी के चक्कर में जर्मेनियम और सिलिकॉन में नहीं डाल सकते आप। वहां बिल्कुल वही है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए थी। लास्ट वाले मेंबर ने तो फिर पता ही है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सीन में आ गया और उसने अपना खराब कर दिया काम, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गई। ठीक है, इन नोट्स में छोटे छोटे भद्दे भद्दे न्यूमोनिक्स दे रखे हैं। मैं न्यूमोनिक्स देने में आई फाइंड इट बैड, मुझे नहीं पसंद आता। आप अपने पर्सनल लेवल पे जो न्यूमोनिक्स बनाएं, बट बच्चों को याद उसी से होता है। ग्रुप 14 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड में सिर्फ पीछे गड़बड़ हुई थी। ठीक है, टिन लेड नीचे आता है, बट ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टिन लेड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी गड़बड़ हुई। ग्रुप 13 में आपकी 2 जगह गड़बड़ हुई, तो पता नहीं ये क्या बीट गाए, क्या बनाया उन्होंने, तो जो बनाया है याद कर लो इसको, मतलब आपकी मर्जी है कैसे बने क्या बने। आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 का ऑर्डर बता दिया, याद होता हो बीट गाय से तो कर लीजिए याद। ग्रुप 3, 5, मतलब जो भी लेबलिंग कर रखी है देखो जरा। ग्रुप नंबर 3 देखो, स्कैंडियम वाला ग्रुप है, देखना जरा, है ना। अच्छा, ग्रुप 4, 5, 6 और 10 देखो, और ग्रुप 7, 8, 9, 11, 12 सारे तो नहीं देखो, बट ऑब्वियसली पहले ये समझ लो ग्रुप 3 में साइज क्या होता है। जैसे जैसे साइज बोल रही हूँ, सॉरी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो एक्सपेक्टेड था घटनी चाहिए, घटी। ग्रुप 3 के बाद कौन आ गए? लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, राइट। ग्रुप 3 के बाद वो आ गए, तो उसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेक क्या हो गया, 4D की बढ़ गई। हालांकि इसमें कोई लेंथेनॉइड्स नहीं आए, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तो आ ही गया, ऊपर वाली सीरीज का कॉन्ट्रैक्शन तो आ ही गया, और इसमें चेक आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का क्या सीन है। आपको D&F ब्लॉक चैप्टर में भी नहीं पढ़ाया गया। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है, दैट इज फॉर एडवांस, क्योंकि एनसीईआरटी 2 साल की अलाउ नहीं करती इसको, दैट इज फॉर एडवांस। बट यस, एडवांस में इनऑर्गेनिक के भरोसे ही बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं। जो रैंक आती है वो सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक के भरोसे आती है कि ये याद हो जाती है, तब तक तो इतने टेस्ट हो लेते हैं।
ये आपके नोट्स के लिए है, आप इसको समझ सकते हैं, रट सकते हैं। देखना क्या लाइन लिखी है, ये आपके काम की है। डी ब्लॉक में थर्ड ग्रुप के अलावा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D बी मैक्सिमम इन ऑल ग्रुप्स। तो ये थोड़ा आसान हो गया मामला। थर्ड ग्रुप के अलावा ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक सभी में 5D वाले की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। तो कितना कंफर्टेबल कर दिया मेरे को कि मेरे को एक ही बात याद रखनी है, तो मैं एक ना एक ऑप्शन तो करेक्ट मैच मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ निकाल लूंगी। क्लियर सबको? जेड इफेक्टिव की वजह से। लेफ्ट टू राइट, आपको याद हो डी ब्लॉक में जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड आया था, उसकी पहली लाइन क्या लिख रखी है? वेरी इररेगुलर, राइट, वेरी इररेगुलर ट्रेंड्स। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच सीरीज बड़ा है, 3D 4D 5D, और आप देख चुके हो 3D 4D 5D आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप देख चुके हो। फर्स्ट एलिमेंट हर सीरीज का सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी रखे बैठा है फॉर श्योर, ठीक है। उसी के बाद घटनी बढ़नी जो भी शुरू हुई। लास्ट एलिमेंट मैक्सिमम, लास्ट एलिमेंट डी का तो है ही नहीं, जिंक। अगर डी ब्लॉक की बात करूं, लास्ट एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज का है ही नहीं। वो कौन है लास्ट एलिमेंट? जिंक। जिंक की क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैं उसको यहां पर कंपेयर नहीं कर रही, रीजन बीइंग, अच्छा क्यों है मैक्सिमम? चलो 3D10, लेकिन वैलेंस शेल तो 4s2 होता है, राइट। 3D10, D10 की स्क्रीनिंग इतनी जबरदस्त हो जाती है ना, खराब। D क्या है? पुअर स्क्रीन। Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, साइज पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल हो जाता है। एनीवेज, ये आप याद रखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम पे आया, जरूरत ही नहीं है कुछ खास उसको खींचने की। यही बताने की कोशिश कर रही हूं इतनी देर से, देख लो याद हो जाए शायद। साइज नहीं है ये, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। बहुत सारे वाई में फंसना मत बच्चों। अगर ये करने लायक होता ना बहुत डेप्थ में, तो आपकी एनसीईआरटी ने छोड़ा ना होता। वेरी इररेगुलर, देयर इज सम एनर्जी कॉल्ड एज रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। एक्चुअली इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इन्फ्लुएंस करने के लिए रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी आती है। अब आप फंसोगे रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी क्या? कुछ नहीं है, ट्रेंड देख लो बस। मिनिमम कौन सा, मैक्सिमम कौन सा, और उसके बाद 3D सीरीज आपकी जानी पहचानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको साइज से मत कह देना, जिंक को फंसोगे। साइज सबसे बड़ा, फिर भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। 3D के अंदर साइज इज नॉट द ओनली फैक्टर कंट्रोलिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सम अदर फैक्टर्स विच इज बियॉन्ड योर स्कोप। आ जाएगा 3D सीरीज, तो यहाँ डी ब्लॉक भी खत्म करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, सब तरह से कर लिया। एफ ब्लॉक बस इतना ही है, देखो क्या है। वेरी इररेगुलर वेरिएशन, आपकी 12th की जो एनसीईआरटी कहती है। फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपकी एनसीईआरटी से उठा है इस साल की, आपको बताया गया। कैल्शियम से मैचिंग वैल्यूज है अप टिल मिडवे, मिडवे के बाद एल्यूमिनियम से लिखा हुई है, और थर्ड मैच करती है एल्यूमिनियम से, ठीक है। ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी क्विकली। अब ट्रेंड्स नहीं, अब तो सीधे अप्लाई करना है, और बहुत सिंपल पार्ट आ गया। मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, एवरीवन। कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जो आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड मिला है, वही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड मिलेगा, वही मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड मिलेगा। किसी मतलब वही एग्जैक्टली नहीं, जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्यों? अक्सर साइज इंक्रीज होने की वजह से। इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज, जैसे जैसे नीचे जाएंगे। और मैंने यहां सिर्फ एस ब्लॉक लिखा है। अब क्या जरूरी था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद मेटालिक कैरेक्टर पे इतना टाइम लगाना? यस, क्योंकि मेरे को एक चीज और इन्वॉल्व करनी है, रिएक्टिविटी। एस ब्लॉक की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, बस। इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाना आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हेल्प से बहुत होता था।
पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में 400 किलो जूल लगा, दूसरा निकालने में 600, तीसरा निकालने में 3000। इसका मतलब जो 3000 निकाला है तुमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकाला है, बाकी दो जो निकले वो वैलेंस शेल से निकले। पक्का इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ना पूछ के ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल पूछ लेंगे। तब तक तो रेडॉक्स नहीं हुआ था जब 11th का पीरियोडिसिटी चल रहा था। अब हम पूछ लेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट गैस करो। भाई तीसरा निकाल रहे हो तुम नोबल गैस से, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्या होगी? +2, राइट? तो ये वाले क्वेश्चंस। सो अब आप देखिए जहां एकदम लार्ज गैप मिला, कहां 8.5, कहां 112, 10 गुना से ऊपर। जहां इतना ड्रेस्टिक मिला मतलब पक्का इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी नोबल गैस आ गई। इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी। इसी जैसे ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई एक्स एटम की और वाई एटम की, कहेंगे फॉर्मूला, क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला। 3 चीजें एक क्वेश्चन में डाल के थोड़ा इजी दिखता हुआ सा क्वेश्चन बन गया। टाइम ले जाएगा आपका, सोचना तो पड़ेगा यार। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू से फॉर्मूला मांग रहे हैं, तो उससे पहले तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ए और बी की आई। अब उसमें क्या करेंगे? एक टेबल बना के देंगे ए बी सी डी, उनकी दे दी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज वैल्यू 3 और फिर कहा इनमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो AB3 भी होगा, AB2 भी होगा और AB भी होगा। आपको पूरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही देखनी पड़ेगी। अंडरस्टूड किस तरह के क्वेश्चन डील होने विद द हेल्प ऑफ दिस? चलिए इसके बाद ये सेल्फ स्टडी के लिए मैंने डबल स्टार इसलिए लगाया है कि कुछ ऐसी रटने वाली चीज़ें अच्छी है, सिर्फ एडवांस में कहीं काम आए तो आए। मतलब इसको आप वैसे भी कर सकते हो बिना इस इन्फॉर्मेशन के। इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी नहीं, आप कर सकते हैं, तो ये आप सेल्फ स्टडी में लेके जाएंगे। मेरा टाइम भाग रहा है इसीलिए आखिरी सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी पे आऊं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पढ़ा रही आज, मैं पढ़ा रही हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको पता है दोनों आएंगी तो आपको समस्या होगी। मैं एफिनिटी से गेन एंथैल्पी निकालना सिखाऊंगी कि एक फिक्स करें मेरे को कैसे करना है क्वेश्चन, राइट? दोनों से करना है नहीं, एक तरीके से करना है, उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। एफिनिटी क्या होती है? हैबिट, इच्छा, टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ऑब्वियसली आइसोलेटेड गैसियस एटम वगैरह वगैरह। ये क्या होती है? टेंडेंसी नहीं, ओवरऑल एनर्जी चेंज व्हेन एन एटम एक्सेप्ट 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। दोनों का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है आदत, ये है एनर्जी चेंज कितना हुआ बस। अगर एक्सोथर्मिक है तो हैपनिंग, एंडोथर्मिक है तो नॉट हैपनिंग, बस। तो मैं सारा कुछ आपको एक मुद्दे से पढ़ाती हूँ और फिर साथ साथ बताऊंगी इसमें गेन एंथैल्पी की वैल्यू को क्या करो। अगर इलेक्ट्रॉन आप किसी भी न्यूट्रल एटम पे जाके डालते हो, हमेशा उसमें एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम्स इनटू प्ले। ज्यादा कम की बात अलग है, लेकिन थोड़ा अट्रैक्शन तो न्यूक्लियस देगा ही देगा, वरना इलेक्ट्रॉन अंदर रहेगा ही नहीं। तो ऐसे केसेस में हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होगा मतलब गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव। गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव इफ यू आर एडिंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल एटम्स, फिर वो कोई भी हो, ऑब्वियसली नोबल गैसेस नहीं। ठीक है, अभी तो जनरल चल रहा है ना डेफिनेशन, तो ठीक है। बट उसी के नीचे लिख रही हूं मैं, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैसेस नहीं लेते एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इनकी एफिनिटी नहीं होती। ऑब्वियस रीजंस हैं। क्या ऑब्वियस रीजंस हैं इनर्ट गैस के अलावा? यादवी, मैग्नीशियम और बेरिलियम क्यों नहीं ले रहे? किसने कहा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की गल? इसकी तो फिर भी स्टेबल मान लेती P3। इनर्ट गैस जैसी स्टेबल तो नहीं, बट हाँ स्टेबल है कि 0 होती है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या मतलब जो पॉजिटिव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, बट वैल्यू जो आई मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज 0, बट एनर्जी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने पे रिलीज नहीं, उल्टा देनी पड़ी। बेटा अंदर रह, सामने वाले की टेंडेंसी 0 थी। खैर ये 0 और पॉजिटिव वाली बात अगली स्लाइड में मैंने एक शॉर्टकट पे लिख रखी है, या नीचे ही कहीं लिख रखी होगी। पहले मेरे को बताइए बेरिलियम, मैग्नीशियम क्यों एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा? मेरे को बाहर से एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या? बस कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं आ रही किसी को? 2s2 3s2 s में लेना नहीं चाह रहा, p अवेलेबल नहीं कर रहा।
इन चार की पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और किसी की भी नहीं। इन चार मतलब सारी इनर्ट गैसेस और नाइट्रोजन। कहीं आप ये ना कहीं नाइट्रोजन की पॉजिटिव बोलिए मैम फास्फोरस की भी होगी, नो। बेरिलियम मैग्नीशियम बस, उसके नीचे के इसके मेंबर्स और नहीं। कैल्शियम वेल्शियम मत ले आना नीचे, नहीं अलाउड नहीं है, ठीक है, कहीं भी मत ले आना। मतलब चलिए अब रिवाइज जरा ढंग से करते हैं कि ऊपर क्या बोल गए आप। किसी भी न्यूट्रल एटम को तुम एक इलेक्ट्रॉन दोगे, ऑलवेज एक्सोथर्मिक टेंडेंसी होगी, एफिनिटी इज देयर, इलेक्ट्रॉन की तरफ अफेक्शन होगा, एफिनिटी है, और एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। कैटायन को जब भी एक इलेक्ट्रॉन दोगे, अब न्यूट्रल एटम से बाहर निकल आई में हो गया डेफिनेशन, ये तो एफिनिटी बढ़िया होगी भाई, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, तो एक्सोथर्मिक। फिर कैटायन ओ पॉजिटिव है कैटायन, ठीक है, ओ पॉजिटिव कैटायन को एक इलेक्ट्रॉन दोगे वो भी एक्सोथर्मिक। इसका मतलब कोई भी कैटायन ले आऊं, आप इलेक्ट्रॉन डालोगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, हैपनिंग प्रोसेस, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो एफिनिटी भी है, और एफिनिटी है तभी वो खुशी से एनर्जी रिलीज कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है अपने, खुशी है मेरे को, ठीक है। लेकिन मैम मैंने पॉजिटिव तो वो नहीं है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। यार यही तो गड़बड़ है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो इस पर वो पॉजिटिव चार्ज उसका स्टेबल होता तो एन मेरे कमरे में पॉजिटिव घूम ना रहा होता कि मैं तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वो अपने पॉजिटिव चार्ज से दुखी है, वो कहेगा या तो Cl नेगेटिव लाओ या मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दो, आ तो गया मैं इधर, तो समझ गए। सो किसी एनायन को तुम इलेक्ट्रॉन देने लगोगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल्स, नहीं होगा। बेशक तुम कहो कि शायद उससे उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही हो, उसको तो बड़े खुले हाथों से उसका स्वागत करना चाहिए, नहीं जी, दो नेगेटिव रिपेल, तो दो नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन हो पाए, तुमको हमेशा उस पर खर्चा करना पड़ेगा बेटा, रुक जा अंदर, ठीक है। सो पॉइंट यहां ये है, एनायंस पे तुम इलेक्ट्रॉन डालने गए, इट्स नॉट हैपनिंग, एफिनिटी इज नॉट देयर, और एनर्जी देनी पड़ेगी, वो अपने आप एफिनिटी शो ही नहीं करेगा, दोनों रिपेल करेंगे भाई। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक्स नेगेटिव हेलोजन का नेगेटिव लिखा हुआ है, हेलाइड शायद पता नहीं किसका लिखा हुआ है, हेलोजन नेगेटिव तो नहीं है, कोई भी नेगेटिव, जस्ट उसके लिए एक्स की जगह मैं क्या लिख रही हूं, ऑक्सीजन नेगेटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव को एक नेगेटिव, नो वेज, नॉट पॉसिबल। एनायंस को तुम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते खर्चा किए बिना, क्लियर है सबको। देन क्या ये चेंज एक्सो होगा कि एंडो होगा, मैंने दिखा दिया, पहला स्टेप एक्सो है, दूसरा स्टेप एंडो है, बट दो चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस को साथ लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है, बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो ओवरऑल एंडो ही होगा। आपकी पी ब्लॉक की इस साल की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी लिखा है, ट्रेंड्स ओनली भी मैंने पढ़ा है, ऑक्सीजन पे पहला इलेक्ट्रॉन डालते हो प्लस 141 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हो माइनस 720 किलो जूल एनर्जी, सॉरी प्लस उल्टा बोल गई, माइनस 141 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डालने पे, ओ नेगेटिव, और जैसे ही आप दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं उसको 720 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। फिर भी जहां देखो ऑक्साइड बने पड़े, जहां देखो ऑक्साइड बने पड़े, रिमेंबर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक्स आर स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्साइड्स बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। डी ब्लॉक में भी पढ़ा है ना कि क्यों ऑक्साइड्स बन रहे हैं भाई, जबकि उसमें तो खर्चा हो रहा है ऑक्साइड बनाने में। आप ओ नेगेटिव को दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, प्लस 720 किलो जूल एनर्जी मांग रहा है वो एक मोल की, ये तो बड़ा ही नॉट हैपनिंग चेंज है नेचर में। बट आपको पता है ऑक्सीजन लैटिस इतना तगड़ा बना देता है, लैटिस एंथैल्पी रिलीज, इट विल कॉम्पनसेट फॉर दिस रिक्वायर्ड एनर्जी। ये हमने डी ब्लॉक में किया है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबलाइज्ड ईदर बाय फ्लोराइड्स और बाय ऑक्साइड्स। तो इस तरह से अब अगर मैं कहूं तो अगर आप एक एनायन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे, नॉट एट ऑल हैपनिंग, एक कैटायन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे, मोस्ट हैपनिंग, और एक न्यूट्रल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे, कंफर्टेबली हैपनिंग, ठीक है। अब इनके ऑर्डर्स की बात करते हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और गेन एंथैल्पी को रिलेट करोगे कैसे, ये सिर्फ एक टेंडेंसी है, इच्छा है मात्र, मेरी इच्छा है मैं ले लूं, लेने के बाद का पैसे का खर्चे का हिसाब किताब, ये भी लेने का मेरे को क्या कॉस्ट पड़ गई वो देख भर, तेरी इच्छा के चक्कर में क्या करना पड़ा, दिस
बस इतना। जब भी एफिनिटी पॉजिटिव यानी यस अट्रैक्ट करेगा, उसकी इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव। तो आज के बाद ये समस्या खत्म करना, एफिनिटी का ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर का क्या करें मैम। देन जब भी एफिनिटी जीरो है, मुझे नहीं लेना, जबरदस्ती देंगे। जबरदस्ती देने का मतलब क्या है, खर्चा करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, या है ही नहीं। मतलब जीरो का मतलब क्या है, दे दो तो ठीक, ना दे दो तो ठीक, मेरी कोई इच्छा नहीं। और नेगेटिव का क्या मतलब है, आई डोंट नीड नोबल गैस, उसको भी देने के लिए आपको पॉजिटिव में या नाम मात्र जरा सा नेगेटिव में, विच इज नियरली जीरो और नॉट हैप्पी। ये आपके पास एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी में कन्वर्ट होने का तरीका है, इन केस कभी आप फंसो तो। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसमें बड़े कम फैक्टर्स हैं, आप जानते हैं। स्टिल जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, यानी न्यूक्लियस जितना पावरफुल, वो उतना इजीली आने वाले इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा। आ जाओ, उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड, नो आई डोंट नीड। फुल फिल्ड, आई डोंट नीड एट ऑल। इन दोनों केसेस में आप क्या देखेंगे, एफिनिटी या तो एक की, इसकी तो जीरो ही होनी है इनर्ट गैसेस की, और अगर आप गेन इंथैल्पी में बात करो तो खर्चा करना पड़ेगा पॉजिटिव, जो आपको बताई दिया, इनर्ट गैस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, बेरिलियम बताई दिया पहले ही। और अगर हाफ फील्ड वाला मामला है तो ये नहीं चाहेगा, इसकी एफिनिटी इज लेस। मेरा P3 खराब मत करो P4 में लाने के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड, नाइट्रोजन इज लेस अफेक्शनेट टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर सबको। इसी तरह से लास्ट इफेक्ट, पेनिट्रेशन। अगर इलेक्ट्रॉन तुम S में दे रहे हो, P में दे रहे हो, मोस्ट वेलकम यही होगा, नियर टू न्यूक्लियस, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। सो NS1 और NP1, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाए या इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाए, कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जो अंदर है ज्यादा, पेनिट्रेशन है। लिथियम की हमेशा बोरोन से ज्यादा, सोडियम की हमेशा एल्यूमिनियम से ज्यादा। बीच में एक ग्रुप छोड़ा है, आई होप आपको पता हो, 2s1 के बाद 2p2 आता, 2s2 आता है, उसके बाद 2p1 आता है। तो बीच का ग्रुप छोड़ के मैं दो के बीच कंपैरिजन पूछ रही हूँ, आजू बाजू वालों के बीच नहीं पूछ रही। तो पेनिट्रेशन विल वर्क हेयर इन दिस वे। यहां खत्म हुए फैक्टर्स, अब आते हैं ट्रेंड्स पे। आपसे क्या पूछा जाएगा उसका कुछ शॉर्टकट है, ओवरऑल है मेरे पास कि मैं क्या सोचूं और क्या दूं। तो थोड़ा सा तुम लोग याद कराओ मेरे को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी? तो फ्लोरीन और क्लोरीन में होना किसका चाहिए था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा? फ्लोरीन की। छोटा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, बट फ्लोरीन इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बच गई इलेक्ट्रॉन्स में, इतनी बजी कि जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उस एनर्जी को उल्टा अंदर ही रुकना पड़ गया। इनकी लड़ाई सुलटाएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लास 11th का पीरियोडिसिटी चैप्टर अगर बच्चों को 12th में याद होता है तो इकलौती एक ही वजह से याद होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फ्लोरीन और क्लोरीन में स्वैप हो जाता है। ठीक है, एक ही तो चीज इस चैप्टर की मैं सोच रही थी याद करके आएंगे, उसमें भी आपकी आवाज ने बता दिया कि क्या है सीन। चलिए लेके आते हैं उस चीज को। पहले ये बताइए, एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, यस, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही, ये मत सोचना इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, फिर फंसोगे, फिर एक खाली फ्लोरीन की थोड़ी ना बात करनी है। इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स वन इलेक्ट्रॉन इसलिए ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है। जेड इफेक्टिव क्यों सबसे ज्यादा है? साइज बड़ा छोटा सा है। अपने पीरियड में ये यहां पर मैं बता के आ चुकी हूं, पेनिट्रेशन की वजह से गड़बड़ हो गया। और ये नियॉन की एफिनिटी 0 है, मेरे को नहीं चाहिए। और ये मैंने किस तरह से लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन के बिना नहीं लिख सकती मैं। देखिए एक बार, क्या ये एफिनिटी का ट्रेंड समझ आ रहा है? थर्ड पीरियड में आते हैं। थर्ड पीरियड में सबसे कम एफिनिटी किसकी है? नोबल गैस, नहीं चाहिए मेरे को। सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी है? ऑफ कोर्स क्लोरीन। अब सेकेंड और थर्ड पीरियड को एक साथ देखते हैं। कुछ पलट रहा है मामला यहां, पेनिट्रेशन। तो अब आप ये देखिए, नोबल गैस के नीचे नोबल गैस, बेरिलियम के नीचे बिल्कुल सही
उसी का मेंबर है। आपको पता है नाइट्रोजन ने मना कर दिया था लेने से, 0 है इसकी एफिनिटी, नीचे ही है मेरे को। लेकिन तब भी मैंने कहा था नाइट्रोजन की 0 है तो फास्फोरस की 0 नहीं करनी है। उसका साइज बड़ा था, उसने कहा ठीक है आ जाओ कर लेंगे, मैंने जो भी था। तो यहाँ नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस नहीं आया। यहाँ पर उसके नीचे कौन आया, यहाँ नाइट्रोजन वापस अपने घर पहुंच गया। ठीक है, सो अब इस नाइट्रोजन के नीचे कौन आना चाहिए था, वैसे मैं अगर कॉपी मारती तो फास्फोरस नहीं आया। इस ट्रेंड को देखिए क्या हुआ है, नाइट्रोजन वाली फैमिली ने अपनी लोकेशन बदली है। बाकी सेम है, बाकी सेम है। आप देख सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन। ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर। फ्लोरीन के नीचे कौन आता है, क्लोरीन। सिर्फ एक ने अपनी लोकेशन बदली है, वो भी क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन साइज छोटा, रिपल्शन, P3, सारे फैक्टर्स उसको ऐसे आ गए कि मेरे को नहीं चाहिए। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, क्लोरीन, सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की नहीं। वहां तो रिपल्शन हो गया ना। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड नीचे जाते हुए, जिससे मैंने अभी आपसे पूछना शुरू किया, फ्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन की ज्यादा हो गई। क्यों, इसमें रिपल्शन बहुत हो गया, एक्सेप्शन था ये। ऑक्सीजन के मुकाबले, एफिनिटी की बात हो रही है, ऑक्सीजन के मुकाबले सल्फर की ज्यादा हो गई, नाइट्रोजन के मुकाबले फास्फोरस की ज्यादा हो गई। अफेक्शन टुवर्ड्स 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपको मैंने अभी दिखाया। जो पीछे है उसको वापस लिख रही हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सल्फर से कम थी एफिनिटी ऑक्सीजन की, चेक करना। अब ऑक्सीजन फैमिली लिखती हूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है इसलिए हम इसको नहीं मानते ज्यादा ट्रेंड्स में, इनको लेते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो हम सोचेंगे ये। सिमिलर ये बात मैंने की थी इस साल की शुरुआत में पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली में, सेम ही बात की थी। हम ये एजम्पशन लेके चलेंगे और ये एजम्पशन लेके चलेंगे तो आंसर देंगे सल्फर की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम, फिर पोलोनियम। नहीं, ऑक्सीजन में मामला ज्यादा बिगड़ गया। उसका न्यूक्लियर चार्ज भी इतना नहीं था कि उस लड़ाई को समेट पाए, उसने गिव अप कर दिया, वो सबसे पीछे आ गया। ये आया हुआ है रिसेंट सालों में ट्रेंड। ऐसे ही क्लोरीन फ्लोरीन में भी मैंने एक्सपेक्ट किया फिर फ्लोरीन को भी पीछे पटक दोगे, नहीं, उसका न्यूक्लियर चार्ज था कि बेटा एक जगह पीछे जाऊंगा, उसके बाद में क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइट लिखा नहीं, यहाँ पोलोनियम लिख दिया, इसलिए 5 और 4 मेंबर का फर्क है, लिखने वाले लिख सकते हैं। सो यहाँ पर फ्लोरीन सिर्फ 1 फुट नीचे आया है, यहाँ वो काफी नीचे आ गया। क्लियर सबको? ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो बहुत घिसे पीटे हैं, ये वो हैं जो देखते ही पकड़ने वाले हैं अगर आप रिवीजन सही पकड़ रहे हो तो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई कनेक्ट होता है? ये असर्शन रीजन में कई जगह मिलेगा आपको। किसी भी एलिमेंट में से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सुनना मेरी स्टेटमेंट ध्यान से, किसी भी एलिमेंट में से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना खर्चा होता है, क्या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने में उतना ही रिलीज होता है? हाँ, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और बीच में 1-2 प्रोसेसेस और होती हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की जितनी रिक्वायर्ड है वो हमेशा थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो पक्का आप लैक करते हैं जब हम इकट्ठा करते हैं। तो यहां पर एफिनिटी को लेके भी कंटेंट हुआ खत्म। लास्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज माय लास्ट फॉर टुडे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। पॉलिंग ने अपनी मर्जी से स्केल दिया, मुलिकन ने अपनी मर्जी से स्केल दिया, हाइपोथेटिकल स्केल है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पाया गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खिसका के रखना। इससे मुझे 2-3 चीजें फायदा देती हैं जो पूरा बॉन्डिंग पोलैरिटी कर लिया। तो इसको थोड़ा फास्ट चलाऊंगी क्योंकि ये आपके लिए इजी है, मुश्किल नहीं है आपके लिए। यूनिटलेस है, एक इकलौती प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। साइज ले लो या गेन एंथैल्पी या एफिनिटी ले लो, सब इन्फ्लुएंस थी। तो एक इकलौती चीज़ है जो मेरे को ऐसी मिली जिसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। फिर किस किस चीज़ से नेगेटिविटी अफेक्ट होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो साइज, नेगेटिविटी बढ़ेगी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। अक्रॉस द पीरियड बढ़ रही है, डाउन द ग्रुप घट रही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इसका सबूत यहां ले आई मैं, दोनों बातें सही हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, कैटायनिक चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। चेक कर लो कौन सा फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +5 वाला कि +3 वाला। बच्चे लॉजिक देते हैं +5 वाला में हम इलेक्ट्रॉन डेस्पिरेशन से एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रोसेस नहीं चल रही है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं चल रही है, ये चल रहा है वो खुद शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना खींचेगा। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लास्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये भी हमने खूब किया है, जस्ट एक जगह पे ले आई हूं कि कल को क्वेश्चन आ गया तो आप हैबिचुअल रहो इस क्वेश्चन को देखने की कि sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी एक बात के बारे में बताइए, ट्रू और फॉल्स। एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, हाँ या ना? फॉल्स। कार्बन की sp में कुछ और है, sp2 में कुछ और है, sp3 में कुछ और है। सामने तो देखो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और कम कर रही हूं। तो एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं होती, डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मे बी गॉड नोज कुछ और आ जाए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम नहीं होती एक एलिमेंट की, डिपेंड करता है दो चीजों पे, हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। स्केल्स, पॉलिंग स्केल, आर्बिट्रेरली उन्होंने एक स्केल डिसाइड कर लिया, भाई फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको 4 वैल्यू पुट कर देती हूँ। मैं आज आपको याद करा रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक क्वेश्चन डाल रखा है, आप अपलोड करेंगे क्वेश्चन भी देख लेना क्यों जरूरी है। लेटेस्ट क्वेश्चन से उठाया इंटीजर टाइप से कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू नहीं देंगे, अगर, वैसे तो दे रहे हैं लेकिन अगर नहीं देंगे तो फ्लोरीन की ये वाला पीरियड देखना, मेरे को ममता मैम ने तरीका दिया है, 0.5 करके लिखते जाओ, चेक करो। मुझे पूरा बोर्ड एक साथ नहीं देता, कुछ गलत हो तो बताओ। फ्लोरीन से लेके लिथियम तक एक 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 0.5 यूनिट कम कर दी। इसमें क्या किया है, क्लोरीन से सल्फर कितना गैप डाला, 0.5। उसके बाद सारों में देख लेना, रट गई हाइड्रोजन की अलग से, बस इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। ये आपको याद करनी है। यहाँ आज हम सिर्फ शॉर्टकट्स दे रहे हैं, विच आई हेट, बट स्टिल आपको शॉर्टकट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद है तो आपको बहुत सारी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशंस, जो एक्चुअली बॉन्डिंग का या पीरियोडिसिटी दोनों के बीच का हिस्सा है, वो अब लूंगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल क्या है, क्यों मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए। एप्लीकेशंस नहीं, पहले मोलिकन स्केल देखना। मोलिकन स्केल क्या है, आईपी क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ईए क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिवाइड बाय 2 आ गया। तो भाई मोलिकन स्केल अच्छा कि पॉलिंग स्केल अच्छा, कोई डिबेट नहीं है इसके अंदर, लेकिन मोलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल की वैल्यूज को इंटर रिलेट किया जा सकता है। जो फ्लोरीन की वैल्यू आ रखी है 4 पॉलिंग में, वो मोलिकन में क्या होगी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आया, ये इतना पॉपुलर स्केल नहीं है, राइट, जितना पॉपुलर पॉलिंग स्केल है। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एनएमसी लिख दिया मैंने इसको शॉर्ट में, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। भाई जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना नॉन मेटल बढ़ेगा, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी उतना मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये ना भी बताती तो चलता था, बट सोचा मतलब सारा कुछ बता दूं और आपको टेस्ट अच्छा दे सकूं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने में मेरे को ये स्केल काम आया। दिस इज लिटिल न्यू टू यू, इसके क्वेश्चन नहीं कराए थे मैंने। आपके पास एक रिलेशनशिप दी गई, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन सम केसेस यू कैन बी आस्क्ड टू फाइंड आउट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ऐसे निकाली जाती है, क्योंकि एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खिसका रखा है, तो अगला भी थोड़ा पास ही आएगा। आपने पढ़ा है एराइल हैलाइड में क्यों नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता, पहला टिका देते हो आप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उसका दूसरे तीसरे पे ध्यान नहीं देते। दूसरा पॉइंट क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड को छोटा कर देता है, पोलर ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब दो बॉन्ड खिसकाना, दो बॉन्ड अपने दो इलेक्ट्रॉन खिसकाना, वो क्या है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही तो है। तो उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ डिसाइड होती है कि क्या होगी। बॉन्ड लेंथ अगर डिसाइड हो रही है तो पकड़ना पड़ेगा। मैंने फ्लोरीन या कोई भी एक एलिमेंट और दे दिया आपको और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दे दी, आपको ये निकालना पड़ेगा। कैसे, क्या है फॉर्मूला समझते हैं। आर ए क्या है, रेडियस ऑफ ए। किसी एटम का रेडियस कैसे निकलता है याद है, उसकी बॉन्ड डिस्टेंस का आधा। किसी और एटम का रेडियस निकालना है बी का, तो उसका क्या होगा, उसका कोवेलेंट डिस्टेंस दीजिए, बी बी बॉन्ड डिस्टेंस आधा करेंगे वो निकल जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो या निकालें या व्हाटएवर, ये एक फॉर्मूला। इस पे अप्लाइड एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये इंटीजर टाइप का, कुछ टाइम पहले ही एडवांस का क्वेश्चन है। एक्स एक्स बॉन्ड लेंथ इज एक्स एक्स 1 एंगस्ट्रॉम, यानी एक्स का रेडियस क्या होगा, 1 का आधा 0.5। सी सी बॉन्ड लेंथ इज 1.54, तो सी का रेडियस क्या होगा, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की तुमको दे दी, लो जी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना दे दिया 1, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी लिख रही है मेरे को। देन फाइंड सी एक्स बॉन्ड लेंथ। तो मैंने आर ए ए प्लस आर बी बी में पहले तो एक्स एक्स के बॉन्ड लेंथ को आधा करके उसका रेडियस निकाला, फिर बी बी के सी सी के बॉन्ड लेंथ को मैंने आधा करके उसका रेडियस निकाला। उसके बाद क्या किया, माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस केस में कितना मिला हुआ है मेरे को, 1 आ गया आंसर। राइट, ये कुछ ही लेटेस्ट क्वेश्चंस में दिखेगा आपको ये क्वेश्चन है। अब आप इसको बॉन्डिंग के खाते में डालो, पीरियोडिसिटी के खाते में डालो, आपका काम। तो दिखा दिया आपको कि ये एक फॉर्मूला है। लास्ट चीज, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ये किया है हमने, बड़े अच्छे से किया है, सिर्फ फॉर्मूला दे रही हूं, कराने रटो। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से एनसीईआरटी कहती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्टली 1.9 है तो 50% आयोनिक है, 50% कोवेलेंट है। 1.9 से कम है तो वो 50% से कम है, 1.9 से ज्यादा है तो वो 50% से ज्यादा है। वो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया। तो आप कोई भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं करोगे कि 1.9 था तो मैम ने बताया था 50%, 2.2 का पक्का 60% के आसपास होगा, मैं टिक कर दूं, नहीं, वो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया था। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर सिर्फ इसी से निकलेगा। क्या है ये, 16 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर। कोई मुश्किल नहीं है, अक्सर यहाँ 1 स्क्वायर देखेंगे आप या 1.5 स्क्वायर, वो बड़ा आसान है आपके लिए, वो मुश्किल नहीं होगा। सो चौथी चीज जो शायद लास्ट है इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन, जो अनटच है अभी तक, जो नई बात हुई, किसी चैप्टर में बात नहीं हुई, उसको यहाँ पकड़ूंगी। एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स के एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक हमने किए हैं, हमने पी ब्लॉक में भी किए हैं, हमने डी ब्लॉक में भी किए हैं, राइट। लेकिन ये पता कैसे चलता है, मेरे को नहीं याद आपका चार्ट, आपका टेबल, आपका डेटा, मैं भूल गई उस वक्त, लेकिन क्वेश्चन करना है मेरे को, टाइम भी है मेरे पास और कुछ हो भी नहीं रहा है, तो व्हाई नॉट टू डू दिस। ऐसी सिचुएशन आती है, जो बॉन्ड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो उतना ज्यादा पोलर है, राइट। जो पोलर है वो ही टूटता है। ये इसमें भी कुछ ऐसा लिखा होगा, मोर पोलर मोर ब्रेकेबल, वो ही टूटेगा। अब आप ले आए किसी का हाइड्रोक्साइड, चेक, अगर ये बॉन्ड पोलर है तो ये टूटेगा, ये टूटेगा तो क्या निकलेगा, OH, बेसिक होगा जी। और अगर ये बॉन्ड के बजाय ये ज्यादा पोलर है, ये टूटेगा, वो क्या हो जाएगा, एसिड। एक ही चीज एसिड या बेस बन सकती है आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, शायद वो H+ रिलीज करे, शायद वो OH- रिलीज करे। यहां आर्हेनियस कॉन्सेप्ट चलेगा, लुईस वाला मत लगा देना। लेट्स चेक, अगर ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर था, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, तो ये टूटेगा, ये टूटेगा, मतलब ये वाला, तो ये निकलेगा फलाना इज बेस। और अगर ये ज्यादा पोलर नहीं था, OH ज्यादा पोलर था, जिसके चांस बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा पोलर था, तो ये क्या होगा, एसिड। बिना एग्जाम्पल के इस ट्री का कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ नोट्स को। तो जरा आपके सामने एक एग्जाम्पल लाऊं, बॉन्ड NaOH बॉन्ड, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस
अब दिख रहा है कौन सा ज्यादा पोलर है, यही टूटेगा, यही टूटेगा, इसलिए NaOH में यही बॉन्ड टूटा। और अगर SOH बॉन्ड आपने ऑक्साइड एसिड्स में देखा है सल्फर के, SOH बॉन्ड होता है, बाकी सारे डबली बॉन्डेड है, SOH बॉन्ड, इसमें कौन सा ज्यादा पोलर है, इसीलिए ये बॉन्ड एसिडिक की तरह बिहेव करेगा, ये बॉन्ड बेसिक स्पीशीज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कुछ इस, और जिसमें दोनों का बराबर सा आएगा वो एम्फोटेरिक। जब मनाए H निकल जाए, जरूरत पड़ने पे सामने कौन है, दोनों बॉन्ड्स की पोलैरिटी में नेग्लिजिबल डिफरेंस हुआ। तो कुछ इस तरह से आप बॉन्ड पोलैरिटी को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, चेक। ऑक्साइड्स को लेके इधर से इधर गए, मेटल के ऑक्साइड्स जनरली बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं। इधर से इधर गए, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, कैरेक्टर घट रहा है। किसकी बात हो रही है, ऑक्साइड्स की। जस्ट रिवर्स इधर, ये तो क्लास 10 से आता है मेरे को। और इन्हीं ऑक्साइड्स के लिए ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास है, नथिंग न्यू। न्यूट्रल ऑक्साइड 3 है, देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, NO और N2O, इसकी बॉन्डिंग पूरी कर चुके हैं हम, इसमें बिल्कुल नहीं जाएंगी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के लिए अगेन कुछ न्यूमोनिक आपको अच्छा लगे बना लेना, ये है। इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, क्रोमियम का सिर्फ +3, राइट। इनके ऑक्साइड्स और इसकी लिस्ट में वैसे आपको एक चैप्टर में दे चुकी हूँ, आई एक्सपेक्ट आप वहां से ढूंढ लेंगे, मैं आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी। P ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्साइड्स की लिस्ट ऑलरेडी दी गई है आपको, कि कौन से एम्फोटेरिक होते हैं, कौन से एम्फोटेरिक ही याद करने, एसिडिक बेसिक आप कर लेंगे। सो ये आ जाएगा सबके पास। इस साल D एंड F ब्लॉक में हमने एक चीज पढ़ी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नाम की चीज। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का बेस्ट एग्जांपल था मैंगनीज, क्योंकि +2, +3, +4, +5, राइट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल एसिडिक हो गया, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल का ऑक्साइड एसिडिक हो गया। अभी पीछे जनरली लिख के आई हूं कि मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक, बट जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +6, +7, +8, किसी भी मेटल की ले आओ, तुम वेनेडियम की ले आओ, तुम मैंगनीज की ले आओ, तुम क्रोमियम की ले आओ, दे ऑल विल बी एसिडिक। कोई +4 में आया तो एम्फोटेरिक, कोई इसमें आया तो क्लियर। तो मेरी तरफ से पीरियोडिसिटी चैप्टर पूरा टॉप टू बॉटम खत्म। वो डेबोर्नियर ट्रायड्स और वो सब मैं नहीं करा रही।